हेलो। आज हम लोग जो बात करेंगे वेरी एक्चुअली ऐसा टॉपिक के बारे में जो अभी तक न्यूज़ में है आपके, दैट इज सीरिया इशू। जो सीरिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दिस कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली आपका चल रहा है 2011 से, लेकिन उससे पहले से भी है। लेकिन जो रियल जो कॉन्फ्लिक्ट जो सीरिया का जो स्टार्ट हुआ था, वो आपका स्टार्ट हुआ था बेसिकली 2011 के, करेक्ट है। तो ये जो स्टार्ट हुआ 2011 से लेके अभी तक हम देखें 2024 का, ये पूरा हिस्ट्री आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और एक्चुअली वीडियो लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आपको सीरिया का एक एक इशू, हर एंगल आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट इज द रीजन दिस बेसिकली द वीडियो विल बी लिटिल बिट लेंदियर। सो आपको पेशेंस बनाए रखना है और लास्ट तक आपको ये देखना है, ठीक है। आप थक जाओ या आपको ऐसा लगे कि थोड़ा रेस्ट लेना है, आप रेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन इसी पर्टिकुलर एपिसोड में हम सीरिया की हर एक चीज़ वो कवर करेंगे जो इशू में इस वीडियो देखने के बाद, मतलब आफ्टर एक्चुअली वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, आप फिर उसके बाद यू शुड नॉट फॉलो एनी न्यूज ऑन द सीरिया। दिस इज योर कंप्लीट क्लास ऑन द सीरिया। So this is for everyone, those who actually preparing for the exam or not preparing for the exam, those who are little bit concerned about this issue, they have to watch this particular session. तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन आपके कंफर्म होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहला जो रीजन, जो तीन चार रीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के प्रॉब्लम्स को लेके, वो आपके आते हैं एक ज्योग्राफिकल रीजन, और आपके आते हैं सोसाइटल रीजन और इकोनॉमिक रीजन। करेक्ट है कि नहीं? यही जो फैक्टर्स है, इन्हीं के अराउंड उस देश का जो इतिहास होता है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, दैट रिवॉल्व्स बेसिकली। तो सीरिया की भी कुछ यही कहानी है बेसिकली, करेक्ट है। जो सीरिया था, सीरिया एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रांस इन 1946, करेक्ट और नॉट। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, हम लोग उस चीज को कवर करेंगे बाद में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, then France basically was not able to win during the earlier period. So because of that in 1946 Syria became independent country. और इसकी जो प्रॉब्लम्स है वहीं से स्टार्ट हुई है, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे कि मैप में सीरिया है कहाँ पे, एंड विच आर दोज कंट्रीज विच एक्चुअली शेयरिंग द बाउंड्री विद सीरिया, ये हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा अगर आप एक बार देखो अगर मैप के बारे में, सीरिया का मैप, तो सीरिया का बेसिकली मैप ये है, ये आपका सीरिया है। और जो ये पर्टिकुलर सिटी है डमास्कस, ये सीरिया की कैपिटल सिटी है। जो सीरिया का आपको याद हो गया कि जो सीरिया का कैपिटल सिटी है दैट इज डमास्कस। और ये जो पूरा जो हमने अभी लाइट येलो में दिखाया है आपको, ये पूरा दिस इज बेसिकली ए सीरिया। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या था कि जो रेबेल ग्रुप था सीरिया में, रेबेल ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो वहां की जो गवर्नमेंट थी, दे वर अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, they want to topple that government. Earlier they were actually only in this region and on this region, correct or not, only this region। मतलब पहले वो लोग सिर्फ इसी रीजन में थे। उसके बाद रिसेंटली दिसंबर मंथ में, फॉर एग्जांपल इन अराउंड 5 दिसंबर, दे एक्चुअली समहाउ अप्रोच दिस डेमास्कस कैपिटल सिटी ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विच आर दोज कंट्रीज विच शेयर बाउंड्री विथ सीरिया। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ में देखो, देन टर्की इज देयर, दैट शेयरिंग बाउंड्री विथ सीरिया इन द नॉर्थ। उसके बाद अगर आप इस साइड में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको इराक मिल जाएगा, और उसके साउथ साइड में आ जाओगे तो आपको एक जॉर्डन मिलेगा, और उसके इस साइड एरिया में आओगे तो आपको इजराइल मिलेगा। ये जो एरिया है आपका, ये आपका इजराइल एरिया है। इसी इजराइल एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया है जो आपको बाद में दिखाएंगे, दिस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं गोलन हाइट। ये बेसिकली रॉकी माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू आप समझ लो। ओके, दैट इज गोलन हाइट, दैट हैज बीन टेकन बाय इजराइल बेसिकली इन 1967 व्हेन 6 डे वॉर वाज देयर। एट दैट टाइम इजराइल हैज अनेक्स्ड दिस टेरिटरी, वो हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद आप देखना यहाँ पे ये छोटा सा जो एरिया ये है आपका लेबनान, करेक्ट है, ये लेबनान है। और ये जो पूरा एरिया ये मेडिटेरियन सी है। तो क्वेश्चन कभी कभी उठ सकता है कि वेदर सीरिया जो है ना,
किसी सी के लिए ओपन है या नहीं, तो यस, सीरिया इस साइड से आप देखना दिस इज ओपन टू द मेडिटेरियन सी। तो एक इंपॉर्टेंट आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर हो गया कि इट इज ओपन टू द मेडिटेरियन सी डेफिनेटली। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? बेसिकली आपका टर्की वन कंट्री हो गया, दैट इज शेयरिंग। सेकंड कंट्री आपका इराक हो गया फॉर एग्जांपल। थर्ड आपका जॉर्डन हो गया, एंड देन फॉर एग्जांपल इजराइल ऑल्सो आप लिख सकते हो, एंड देन फिफ्थ इज योर लेबनान। तो ये सारे कंट्री हैं जो सीरिया से एक बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब भी सीरिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब भी वेन एवर देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द सीरिया, तो चांसेस आर दैट दीज कंट्रीज विल गेट इन्वॉल्व, ये कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस क्राइसिस में भी वी विल चेक कि यहाँ पे ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, टर्की भी इन्वॉल्व है समहाउ, लेबनान भी इन्वॉल्व है, एंड इजराइल ऑल्सो इन्वॉल्व रहेगा, जॉर्डन ऑल्सो इन्वॉल्व रहेगा, इराक ऑल्सो इन्वॉल्व रहेगा। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं दोज विच आर नॉट शेयरिंग एनी बाउंड्री विद सीरिया, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। बिग कंट्रीज आप ले सकते हो, जैसे आप यूएसए का नाम ले सकते हो, and then you can take the name of Russia also, you can take the name Iran also, and you can take the name of basically other like Saudi Arabia and all these countries. Basically big में यही आपके नाम आएंगे, यूएसए, रसिया और ईरान। तो ये तो आप बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सीरिया। तो इसका अगर हम मैप अगर फिर से आप देख लो तो देखो हम क्लियरली आपको विजिबल हो गया होगा कि दिस इज सीरिया एंड दिस इज टर्की एंड दिस इज इराक एंड दिस इज जॉर्डन, दिस इज इजराइल एंड दिस इज लेबनान। दीज आर द कंट्रीज विच आर शेयरिंग बाउंड्री विथ सीरिया। तो एक आपको ज्योग्राफिकल एरिया आपको मालूम चल गया है कि कैसा आपका सीरिया है। उसके बाद अभी क्या हुआ कि वन थिंग इज क्लियर कि अगर आसपास के जो कंट्री हैं, how the polity is going there, how the political stability is going in those countries, that also impact that common concerned country. Like example इंडिया का केस ले लीजिएगा, if इंडिया में there is a political instability in बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अगर सब जगह रहेगा ना, तो चांसेस आर दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस ऑल्सो, करेक्ट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे सीरिया का भी केस होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है कि डेमोग्राफी कैसा है सीरिया का। तो सीरिया का जो डेमोग्राफी है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो सीरिया है इसका कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दिस कैपिटल इज डेमास्कस। अब कितना टोटल पॉपुलेशन है सीरिया का? अगर आप सीरिया का पॉपुलेशन इफ यू चेक द पॉपुलेशन ऑफ द सीरिया इट इज अराउंड 22 मिलियन। कितना पॉपुलेशन है? 22 मिलियन पॉपुलेशन आपका, अराउंड 2.2 करोड़ समझ लो। अब ये कितना पॉपुलेशन है? अगर इफ आई जस्ट कंपेयर दिस विथ इंडिया, देन दिस पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिल्ली। बेसिकली जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, एनसीआर रीजन, that population is also around that only 22 million. तो that is population of Syria. तो सीरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो कितने हैं? जितने आज दिल्ली में रह रहे हैं उतने हैं। इसमें हम अदर स्टेट्स का अराउंड इंडिया में 18 स्टेट्स ऐसे हैं। सी टोटल इंडिया में स्टेट्स आपको कितने? 28 स्टेट्स प्लस टोटल 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, जिसमें से जो 28 फॉर एग्जांपल अराउंड 50% ऑफ द स्टेट जो इंडिया में है, और उनका जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन दैट 20 मिलियन पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन कितना सीरिया का है, यू कैन कंपेयर। तो सीरिया में उतनी ही पॉपुलेशन है जितनी दिल्ली में है। तो ये चीज आपको फिर से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उस पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक इन द सेंस उसका डिवीजन कैसा है, कि विच रिलीजन से, कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, वो हम चीज अभी देखेंगे आपका। तो नेक्स्ट आपका चीज हमने आपको बताया था कि परसेंटेज वाइज अगर हम चेक करें रिलीजियस ग्रुप का, तो सीरिया में जो 74% पॉपुलेशन, सॉरी जो है 74% पॉपुलेशन, ये बेसिकली सुन्नी का पॉपुलेशन है। कितना है? 74% पॉपुलेशन इट बिलोंग टू द सुन्नी ओनली। और जो अलावी, जिसको शिया भी बोलते हैं, अलावी, इस्माइली और शिया, ये बेसिकली ब्रांचेस शिया के, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द शिया कम्युनिटी। तो उनकी पॉपुलेशन अराउंड 14 to 16% है, लेकिन हम 13% लिख सकते हैं। क्रिश्चियन पॉपुलेशन लाइक 10% है, एंड ड्रुज पॉपुलेशन दैट इज 3% है। ये भी एक ब्रांच ही है बस, ठीक है, इस्लाम का ही। तो अगर इफ यू चेक इट हियर कि इन सीरिया मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी बिलोंग टू द सुन्नी पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन का है? सुन्नी। सी अगर आप वर्ल्ड में देखो जो मुस्लिम जो रिलीजन है, दैट मेजोरिटी डिवाइडेड टू कैटेगरी, एक आपका हो गया शिया एंड दूसरा हो गया सुन्नी।
मेजोरिटी का बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट मेजोरिटी से अगर आप चेक करो तो मुस्लिम पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन शिया एंड सुन्नी। अब इसमें भी फॉर एग्जांपल आप देखो कि कौन सी पॉपुलेशन, लाइक शिया में की पॉपुलेशन आप देखो तो शिया की पॉपुलेशन आपको मिलेगी ईरान में, बहरीन में, करेक्ट है, बहरीन में और कतार में, इराक में। दीज आर द स्टेट्स जहां पे आपको शिया पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाएगी। वही सुन्नी पॉपुलेशन की बात करें तो आपको फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे आपको यू विल गेट दैट सुन्नी पॉपुलेशन इट इज इन मेजोरिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो सीरिया है यहाँ पे भी विच पॉपुलेशन इज मेजोरिटी, सुन्नी पॉपुलेशन इज इन मेजोरिटी, करेक्ट है कि नहीं, सुन्नी पॉपुलेशन दैट इज इन मेजोरिटी। अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जो करंट जो सिया के जो फॉर एग्जांपल सीरिया जो कंट्री है उसके जो हेड थे वो थे बशर अल असद, करेक्ट है, रिसेंटली दैट इज फॉर एग्जांपल बशर अल असद। ये जो प्रेजेंटली अभी तो खैर एग्जांपल ही लेफ्ट ओके सीरिया, वो सीरिया को छोड़ के भाग गए हैं। सो दिस गाय हु वाज द हेड ऑफ दैट सीरिया गवर्नमेंट, ओके, ही बिलोंग्स टू दिस अलावी शिया। वो किसको बिलोंग करते थे, अलावी शिया को। दैट मीन्स कि मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी जो है सीरिया में दैट वाज सुन्नी, दैट इज 74% पॉपुलेशन वाज सुन्नी, but that Syria is ruled by which community, this community, that means which community, which population is just 13 to 14%। तो जो पर्सन था बशर अल असद, he belongs to this community and he was ruling the majority community, understood or not? So majority community is ruled by minority community। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मेजोरिटी कम्युनिटी को कभी ना कभी लगेगा कि दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर शेयर इन द गवर्नमेंट। So definitely this is one of the factor, because of that reason at some point of time revolt होके ही रहेगा। तो ये आपको एक चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसको हम एक पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। आप इंडिया का बात कर लो। सो इंडिया में भी बेसिकली डाइवर्सिटी है। अगर इंडिया की डाइवर्सिटी आप देखो तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ओके, एंड फॉर एग्जांपल पारसी, जैन, बुद्ध, दीज आर देयर। अभी अगर सोचो कि अगर जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अगर इंडिया में अगर सब हटा दो, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी रख दी जाए इंडिया में, अगर हम ये बोले कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन बैंड, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग इन इंडिया, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी में जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स हैं दे बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, देन व्हाट विल हैपन इज कि माइनॉरिटी कम्युनिटी इज रूलिंग द हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी, करेक्ट। तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे डिसकंटेंट आएगा, रिवोल्ट आएगा, तो जो हिंदू कम्युनिटी है दैट रिवोल्ट करेगी अगेंस्ट दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी विच इज रूलिंग ओवर इट। होगा कि नहीं होगा? आप सिंपल समझ के देख लो, इंडिया का केस ले लो। इंडिया में इफ यू रिमूव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, and that political party also a Muslim political party, that means majority of the leaders they are the Muslim leaders only। तो क्या होगा, जो हिंदूज होंगे आफ्टर सम पॉइंट टाइम को लगेगा नहीं कि हम लोग मेजोरिटी में हैं, ऐसा वो बोलेंगे, और जो हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम गवर्नमेंट है। तो रिवोल्ट होगा या नहीं? तो चांसेस है कि जरा सा भी, तो इसमें इस रिवोल्ट कब होगा? देखो मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि 100% रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट होने के लिए भी यू रिक्वायर सम ओके ग्राउंड। वो ग्राउंड क्या होगा कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से वर्क ना करे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पावर्टी बढ़ेगी, इकोनॉमिक सेक्टर या इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाए। ये होते हैं बेसिकली ट्रिगर पॉइंट। ये होते हैं क्या, ट्रिगर पॉइंट। और इसी ट्रिगर पॉइंट के बाद क्या होगा, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी दे विल गो अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी जस्ट बिकॉज माइनॉरिटी कम्युनिटी इज ओवर रूलिंग देम। सेम सिचुएशन एक्चुअली में सीरिया में स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया? तो इतना आपको चीज क्लियर। अब हम आपको बताते हैं एक और चीज। देखो अगर एथनिक ग्रुप में आप देख लो तो सीरिया में जो अरब जो एथनिक ग्रुप है दैट इज 90% पॉपुलेशन है, और सुन्नी अगर आप रिलीजन वाइज देख लो तो सुन्नी 74% है। अगर हम एथनिक वाइज देखें तो सीरिया में कुर्द से भी रहते हैं। जो नॉर्दर्न जो सीरिया है, मतलब वो पार्ट ऑफ सीरिया
जो कि टर्की से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉर्थ साइड में टर्की से बॉर्डर शेयर कर रहा है, वहां पे आपको कुर्द्स मिलेंगे, थोड़े आर्मेनियंस भी मिलेंगे, और बाकी रीजन में आपको सुन्नी मुस्लिम्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो ये एरिया है यहाँ पे आपको कुर्द्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है ना कि हिस्ट्री देखते हैं एक बार सीरिया की। सीरिया की अगर हम एक बार हिस्ट्री देख लेंगे तो हमको चीजें और क्लियर हो जाएंगे कि सीरिया का हिस्ट्री क्या था। तो अगर हम सीरिया का एक हिस्ट्री देखें तो वन थिंग यू विल नोटिस इट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें सीरिया की, तो जैसे कि यहाँ पे लो, तो सीरिया की जब हिस्ट्री बात करते हैं यहाँ पे ना, तो जो सीरिया था बेसिकली, ये अगर हम हिस्ट्री इसका बहुत आगे तक नहीं जाते, अगर 1920 की बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप 1920 की बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ये हुआ कि जो अरब जो कंट्री, जो अरब जो पूरा लैंड मिला था, यू हैव टू डिवाइड दैट लैंड, करेक्ट और नॉट, जिसको बोलते हैं अरब किंगडम। इसको जो 1920 में जो अरब किंगडम था, अरब किंगडम आफ्टर द फॉलिंग ऑफ एवरी लाइक ओटोमन एम्पायर, सबको, उसके बाद क्या हुआ था, इसका कुछ मैंडेट निकला था। मैंडेट में क्या हुआ था, जो सीरिया एंड लेबनान, करेक्ट, लेबनान, ये जो था ये फ्रांस को मिल गया एरिया, ये किसको मिल गया, फ्रांस को मिल गया। वहीं पे फॉर एग्जांपल आप फलस्तीन की बात करो जैसे कि, तो फलस्तीन किसके कंट्रोल में चला गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में। फलस्तीन इट वेंट टू अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे एक्चुअली में सीरिया कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ द फ्रांस। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि एक फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको बोलते हैं सैन रेमो कॉन्फ्रेंस, वहां पे ये स्प्लिट हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस का नाम है सैन रेमो कॉन्फ्रेंस। So in this conference basically Arab kingdom was actually got divided by placing Syria and Lebanon, by placing the Syria and Lebanon under France and Palestine under British। तो अब चीज क्लियर हो गया कि सीरिया कैसे फ्रांस के अंडर आया। उसके बाद देखते हैं कि 1940 में, आफ्टर दैट if you check it, after 1920 if you move now to 1940, 1940 में क्या हुआ, फॉल ऑफ फ्रांस। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उसमें फ्रांस को थोड़ा परेशानी हुआ तो फॉल ऑफ फ्रांस हो गया। दैट बेसिकली क्या हुआ कि जो सीरिया के जो खुद के लोग थे दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, करेक्ट और नॉट। सो दैट इज द रीजन इज 1946 में फाइनली फॉर एग्जांपल 1946 आप समझते हो सीरिया गॉट इंडिपेंडेंस, करेक्ट है 1947। अब जैसे इंडिया देख लो, उसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एंड सीरिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1946 फ्रॉम द फ्रांस। क्लियर है कि नहीं। अभी क्या हुआ था उसके बाद कि जो गवर्नमेंट सीरिया में चल रही थी, दीज गवर्नमेंट्स दे वर नॉट स्टेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि सीरिया जो थी, क्योंकि बाजू में इजिप्ट भी है, तो दे थॉट दैट वी शुड कम टुगेदर एंड वी नीड टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। तो 1958 से अगर बात करो सीरिया की, 1958 से लेकर टिल 1961 यहां पे जो सीरिया था अलोंग विद द इजिप्ट, किसके साथ, इजिप्ट के साथ मिलके, इजिप्ट एंड सीरिया दे फॉर्म यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, करेक्ट है ना। तो सीरिया ने क्या किया, सीरिया प्लस इजिप्ट इन लोगों ने मिलके एक बनाया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ऐसा इन्होंने। लेकिन ये कितना टाइम के लिए था, जस्ट आप समझो 3 years के लिए, ओनली 3 years। सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड बाय सीरिया एंड द इजिप्ट बाय फॉर्मिंग द यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में एक वॉर हुआ था। अगेन आई एम जस्ट कवरिंग इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मूवमेंट्स ओनली। 1967 में एक वॉर हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं 6 डे वॉर विथ इजराइल। क्या हुआ था, इसको बोलते हैं 6 डे वॉर विथ इजराइल, ये हुआ था। इसमें कौन कौन से कंट्री सम्मिलित थे, दीज वर इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया। कौन कौन से, इजिप्ट इंक्लूड था इसमें आपका, इजिप्ट, जॉर्डन, करेक्ट, एंड सीरिया। These countries they got defeated by Israel, understood। Egypt, Jordan and Syria they got defeated by Israel। और इसी में फिर क्या हुआ था यहाँ पे
कि जो गोलन हाइट है, दैट गोलन हाइट इट वाज टेकन अवे बाय द इजराइल। एक एरिया है जिसको हमने अभी दिखाया था आपको मैप में, गोलन हाइट, दैट एरिया वाज टेकन अवे बाय द इजराइल। हम इस चीज को फिर से कवर करेंगे एट द एंड जब हम लोग पहुंचेंगे इस लेक्चर में टुडे। तो देन वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दिस ऑल्सो कि कैसे एक्चुअली इजराइल ने गोलन हाइट्स ले लिया था सीरिया से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो 1967 पहुंच गए। 1970 में अगर आप आओ आगे जाके, अब नेक्स्ट टाइम आएगा 1970। 1970 में क्या, देयर वाज वन पर्सन, वाज द पर्सन नेम वाज बेसिकली हाफिज अल असद। एक पर्सन था जिसका नाम था, पर्सनालिटी, दैट इज हाफिज अल असद। He basically working in the army. Basically, he was controlling the Syrian Air Force also, and this person has done the coup. इसने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करने के बाद इस बंदे ने पूरी कमान सीरिया की अपने हाथ में ले ली, हाफिज अल असद। तो हु इज हाफिज अल असद? ये पर्सन बेसिकली जो करंट में जो अभी ये जो सीरिया के हेड थे जो भाग के गए हैं, उनके ये फादर हैं, वालिद साहब हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ बशर अल असद। कौन है ये? हाफिज अल असद। और हाफिज अल असद किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? शिया कम्युनिटी से बेसिकली, करेक्ट, अलावी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जबकि मेजोरिटी कम्युनिटी सीरिया में कौन है? सुन्नी कम्युनिटी। दैट की शिया कम्युनिटी जस्ट 14% है, और दिस गाय वाज रूलिंग ओवर सुन्नी कम्युनिटी, करेक्ट है, जो कि था अराउंड 74% ऑफ द पॉपुलेशन। सो ही वाज डेफिनेटली वाज हैविंग फियर। इसको क्या था, डर तो था ही कि एक समय ऐसा आएगा जहां पे ये जो 74% सुन्नी लोग हैं ये डेफिनेटली रिवोल्ट करेंगे। तो इसलिए इसने क्या किया, हर जगह अपनी आर्मी फैला दी और सीक्रेट एजेंसीज फैला दी, ताकि कहीं से भी छोटी सी भी खबर इसको मिलती है तो उसको वो वहीं दबा सके, उसको कंट्रोल कर सके। दैट थिंग हैज बीन डन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन हाफिज अल असद। और इसने फिर क्या किया, आगे जाके ओनली वन पार्टी सिस्टम कर दिया सीरिया में। क्या कर दिया? वन पार्टी सिस्टम। और कोई पार्टी नहीं होगी, समझ रहे हो, कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ओनली इसी का जो पॉलिटिकल पार्टी है वही सीरिया में रूल करेगा। इस पर्सन ने वो कर दिया। दैट मीन्स जो अल हाफिज अल असद का था, इट इज करेक्टराइज्ड बाय रिप्रेशन एंड ए मेजर आर्म बिल्डअप। पूरा ध्यान इसका किसमें था? आर्मी को बिल्डअप करने में, सीक्रेट एजेंसी को लगाने में, बिकॉज अल्टीमेटली उसको कंट्रोल किसको करना है? ये जो मेजोरिटी कम्युनिटी जो सुन्नी मुस्लिम है इसको कंट्रोल करना है, करेक्ट है। तो ये इसने काम किया। अब हम फास्ट फॉरवर्ड अगर जाते हैं, इनके भी काम में लगभग अराउंड 40 to 50,000 इंडिविजुअल्स की डेथ भी हुई है बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेशन, बिकॉज ही यूज्ड आर्मी अगेंस्ट द सिविलियंस। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 1970 के बाद, आफ्टर 1970 क्या हुआ, दिस हाफिज अल असद ही वाज रूलिंग टिल 2000, बिकॉज 2000 में हाफिज अल असद का डेड हो गया, दैट इज रेस्ट इन पीस हो गए। ये भाई साहब क्या हो गए? रेस्ट इन पीस हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो कमान थी सक्सीडेड बाय हिज सन बशर अल असद। सो ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बशर अल असद, करेक्ट। तो अब 2000 के बाद जो है ना, सीरिया को कौन रूल कर रहा था? उस समय सीरिया को रूल करने लगे हाफिज अल असद के जो सन थे, बशर अल असद। अब इतना चीज आपको क्लियर हो गया। देखो अभी तो देखो बेटा भी वही है। अब ये भाई साहब जो बशर अल असद थे, इनकी जो खुद की एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो लंदन स्कूल से पढ़े हैं, एंड ही वाज डॉक्टर ऑल्सो। जो बशर अल असद है ये भाई प्रोफेशन डॉक्टर थे और लंदन से पढ़ के आए थे। अब देख रहे हो ये लोग सीरिया के बच्चों को तो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं अलाउ कर रहे हैं, करेक्ट है, लेकिन अपने बच्चों को लंदन भेज देते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में भी हमने देखा होगा कई पॉलिटिशियंस होते हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि इंग्लिश शुड नॉट बी प्रमोटेड, करेक्ट है, और वेस्टर्न एजुकेशन शुड नॉट बी प्रमोटेड, लेकिन उन सब के आप बच्चे देखना, दे आर ऑल आर स्टडिंग वेयर इन द वेस्टर्न ओके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ओनली, लाइक इन ब्रिटेन और यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बट नॉट इन इंडिया। तो ये चीज सेम यहाँ पे कंडीशन थी। जितने भी जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं दे डू द सेम थिंग एक्चुअली, उनका एक पर्टिकुलर रूल बुक होता है। तो 2000 से बशर अल असद बिकेम द हेड ऑफ द सीरियन गवर्नमेंट। उसके बाद जो उनका कार्यकाल था ये अभी तक चला टिल
2024 तक चला है, टिल 2024 तक, बिकॉज आफ्टर दैट ही फ्लैड, ही एक्चुअली रन अवे फ्रॉम द कंट्री, अपने कंट्री से, सीरिया से भाग गए हैं। तो ये इनका एक लंबा कार्यक्रम है, अराउंड 24 ईयर्स का टाइम पीरियड रहा है। और इनके जो वालिद साहब थे, जो फादर थे, उनका टाइम पीरियड भी कम से कम कितना आपका रहा है, 30 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड रहा है। क्लियर है? तो सोचो आप, एक फैमिली, सिंगल एक फैमिली ने सीरिया को रूल किया है कितने साल तक, 54 ईयर्स तक रूल किया। आप समझ सकते हो, 54 ईयर्स तक रूल किया है वन सिंगल फैमिली ने, वो भी 2 पर्सन्स ने ओनली। आप समझ सकते हो, हाफिज अल असद एंड बशर अल असद, करेक्ट। और आप समझ सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय मिसयूजिंग द आर्म्ड फोर्स अगेंस्ट द सिविलियंस, because you have not allowed any other political party to take part in the elections. Your government became completely autocratic government, democratic principles were not there. ये चीज था। उसके बाद क्या हुआ, इतना चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको एक चीज बताते हैं यहाँ पे कि अब क्या हुआ यहाँ पे। इसके बाद जब पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया हमने, रूट्स क्या है सीरियन क्राइसिस की, अगर हम देखें कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द सीरियन क्राइसिस, अगर हम ये चीज करें कि सीरियन क्राइसिस के क्या रूट्स हैं, तो सबसे जो रूट्स आपको समझ में आएंगे, दैट रूट्स विल कम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। अरब स्प्रिंग हुआ था, एक अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में, एक वो रूट कॉज है। दूसरा रूट कॉज है एग्रो, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में ड्रॉट आया, दैट रूट कॉज है। उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनदर रूट कॉज इज देयर, करेक्ट है कि नहीं? ये सारे रूट कॉज है उसके। इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने लगे, प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे। तो हम चीज अब देखेंगे इसमें कि अरब स्प्रिंग, एग्रो ड्राउट एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, हाउ बेसिकली दे हैव कंट्रीब्यूटेड हियर। तो एक चीज आप यहाँ पे समझना है कि एक 2006 से आप लिख लो 2010 तक, इस टाइम पीरियड में ड्रॉट आया सीरिया में। क्या आया? सीरिया में डेजर्ट भी है और ड्रॉट आया। इस ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर को जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया। जैसे ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा, इट विल बी विजिबल ऑन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। सी इंडिया में भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो क्या होगा, जो रूरल पॉपुलेशन है उनका जो पर कैपिटा इनकम दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। अब जब उनका पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाएगा, देन दे विल नॉट एबल टू परचेज द आइटम्स फ्रॉम द FMCG कंपनीज लाइक फास्ट मूविंग, ओके, जो गुड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स हुआ, टी हुआ, ये सब नहीं वो खरीद पाएंगे। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमी का दूसरा सेक्टर है लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वहां पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इन 2006 से लेकर 2010 तक एक एग्रो ड्राउट आया और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन में। और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो कई सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया। अभी क्या हुआ, इन्फ्लेशन राइज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सब जब आएगा तो क्या आएगा, अपने आप पावर्टी हो जाएगी। पावर्टी आएगी तो मतलब हंगर हो जाएगा। और ये एक कॉकटेल तैयार हो जाता है किसी भी चीज के लिए। ये एक परफेक्ट कॉकटेल होता है फॉर एनी रिवॉल्यूशन इन एनी कंट्री। आप समझ सकते हो, ये कॉकटेल तैयार नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में। बस बट एक बात हम आपको बता दें कि बाई जस्ट डूइंग दिस, लाइक इफ एनी कंट्री इज हैविंग हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई पावर्टी एंड हाई हंगर, तो ऑटोमेटिकली तो रिवॉल्ट नहीं होगा। दे जस्ट नीड ए ट्रिगर, एंड दैट ट्रिगर वाज बेसिकली दिस, ट्रिगर वाज अरब स्प्रिंग। आप समझ में आ गया? 2006 से 2010 तक अरब ओके एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रॉट आया, इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, एंड देन दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रिगर, एंड ट्रिगर वाज अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग बेसिकली एक रेवोल्यूशन था, एक प्रोटेस्ट था, दैट वाज गोइंग ऑन वेरी डिफरेंट कंट्रीज। लाइक एग्जांपल, कौन कौन सी कंट्री में था, हम आपको एग्जांपल देते हैं। लाइक एग्जांपल लिबिया, लिबिया में था ये आपका। सेकेंड आप कंट्री का नाम लेना, फॉर एग्जांपल इजिप्ट। अब आप देख सकते हो थर्ड कंट्री का नाम तुनिसिया, फोर्थ कंट्री का नाम लें जॉर्डन, फिफ्थ कंट्री लेना यमन। अब आप समझ सकते हो कि लिबिया, इजिप्ट, तुनिसिया,
जहां जहां पे भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वेयर एवर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर देयर, लोग प्रोटेस्ट करे तो उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, करेक्ट। जैसे लिबिया में गद्दाफी वाज रिमूव्ड एंड ही वाज किल्ड, इजिप्ट में होस्नी मुबारक ही वाज रिमूव्ड, तुनिसिया में बेन अली वाज रिमूव्ड, एंड जॉर्डन एंड यमन, हर जगह यही चल रहा था। तो जो फॉर एग्जांपल सीरिया की जो गवर्नमेंट थी उसमें बशर अल असद, ही वॉज ऑल्सो हैविंग दिस फियर, उनको भी ये लग रहा था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो अरब स्प्रिंग है दैट विल इंटर इनटू हिज ओन कंट्री ऑल्सो, और उनको ये भी डर था कि हमारे कंट्री में तो और ज्यादा सुझाव क्यों होगा, क्योंकि हम भी ऑटोक्रेटिक है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम हम लोग लगाए हुए हैं, प्लस माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो पर्सन है दैट पर्सन इज रूलिंग ओवर द मेजोरिटी कम्युनिटी, तो फिर से कॉकटेल तैयार हो गया। और उसके बाद ये सारी चीजें तो उसमें कंट्री में थी कि नहीं, पावर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो लोग तो खुश नहीं होंगे ना, लोगों को सिर्फ चाहिए एक मौका, और वो मौके का तलाश कर रहे थे। उस समय क्या था कि जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्मी को, सीक्रेट एजेंसी को हर जगह लगा के रखा था, कहीं से भी अगर जरा सा भी इंफॉर्मेशन इफ दे आर गेटिंग रिगार्डिंग द रिवोल्ट दैट नीड टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, और इसीलिए जो लोग थे they were not doing anything actually, they were doing little bit peaceful protest only, because अगर आप peaceful protest नहीं करोगे, if you are going to do protest a large number, तो क्या होगा, आपको पकड़ लेंगे, they will going to arrest you, they will put you inside the jail, all these things were happening actually। तभी एक इंसिडेंट हुआ, जो इंसिडेंट हम जरूर बताएंगे आपको। वो इंसिडेंट क्या हुआ था, दैट इंसिडेंट एक्चुअली बेसिकली हम अभी आपको हम बता के चलेंगे। दैट इंसिडेंट वाज दिस हियर, इफ यू चेक दिस वन कंट्री, दिस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस मैप में आओ, डमास्कस एक कैपिटल है, डमास्कस कैपिटल है सीरिया का, इसी डमास्कस कैपिटल है, तो यहाँ पे एक चीज आप गौर करना, ठीक है, डमास्कस कैपिटल पे, कि यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब अराउंड 40 to 60 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा टाउन है जिसको बोलते हैं दारा, एक टाउन है यहाँ पे, दैट इज दारा। कहाँ पे है ये, डमास्कस के पास, दैट मीन्स कैपिटल सिटी के पास ही है यहाँ पे। और इस दारा में क्या था कि एक मदरसा स्कूल था, इन दैट मदरसा स्कूल वन स्टूडेंट एक वहाँ पे जो मदरसा स्कूल है, वो एक वन स्टूडेंट था, 14 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट था। और उस स्टूडेंट ने क्या हुआ कि एक वॉल पे ग्राफिटी बना दिया, मतलब उसने वॉल पे कुछ लिख दिया था, ठीक है, और उसने वॉल पे क्या लिखा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इट्स योर टर्न डॉक्टर। क्या लिख दिया था उसने कि इट्स योर टर्न डॉक्टर, ये लिख दिया था उसने। उसमें एक कितने, एक 14 साल का लड़का था, एक 14 ईयर्स का एक बच्चा था, स्टूडेंट, जो उसने अपने स्कूल की एक दीवार है, उस दीवार पे ये लिख दिया था इट्स योर टर्न डॉक्टर, ये लिख के चला गया था। उससे पहले लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, करेक्ट है। और उस स्टूडेंट का अगर नाम है दैट इज मोवैया, स्टूडेंट का नाम क्या है, मोवैया, ये आप याद रख सकते हो ये नाम। ये स्टूडेंट ने इस दारा एरिया में एक स्कूल था, मदरसा, उसकी दीवार पे लिखता है इट्स योर टर्न डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया था कि बशर अल असद बाई प्रोफेशन वो डॉक्टर की पढ़ाई किए थे लंदन से, इसलिए उनको डॉक्टर भी बोलते थे, तो उसने ये इट्स योर टर्न डॉक्टर। उसके बाद क्या हुआ कि कई लोग उस दीवार को देखने लगे, इट्स योर टर्न डॉक्टर किसने लिखा है, और दे स्टार्ट रिपीटिंग इन वेरियस वॉल्स इन द सीरिया, इस इंटायर एरिया में वो यहाँ पे दे स्टार्ट राइटिंग ऑन द वॉल्स। और उसके बाद क्या हुआ कि बशर असद गवर्नमेंट ने अपने जो आर्मी पर्सनल थे उनको भेजा, चेक करवाओ कि वो किसने लिखा है। खोजा गया उस स्कूल में, किसी ने इसका नाम नहीं लिया कि दैट गाय वाज दिस चाइल्ड 14 ईयर्स ओल्ड मोवैया। उसके बाद जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी उन्होंने 15 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया और उनको जेल में लेके गए, उनका टॉर्चर किया, अच्छा खासा टॉर्चर किया, नेल्स उनके निकाल दिए, और उनको फॉर एग्जांपल वाटर में खड़े करते थे, देन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो करते थे। सो दैट लेवल ऑफ टॉर्चर दे हैव गिवन टू दोस 15 बॉयज फ्रॉम दिस स्कूल इंक्लूडिंग मोवैया, करेक्ट और नॉट, इतना हुआ था। इसके बाद जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स actually protested against it, but protest was peaceful only. They were just asking the government to return those kids. जो पेरेंट्स का बेचारे वो क्या करेंगे, पेरेंट्स बस यही पूछ रहे थे कि जो मेरे बच्चे हैं उनको वापस कर दो, ये पेरेंट्स पूछ रहे थे। उसके बाद काफी टाइम बाद उन बच्चों को वापस किया गया, बट उन बच्चों की जो हालत थी, उन पे जो ब्रूटल जो एक्सप्लोटेशन किया गया था, एक्सटॉर्शन किया गया था,
टॉर्चर किया गया था, उन सबको देख के जो लोग थे वहाँ के सीरिया के, जो इस एरिया में रह रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी, और उन्होंने फिर पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और पीसफुल प्रोटेस्ट होते होते क्या हुआ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इस एरिया में जो कुछ पॉपुलेशन है इस एरिया में, इतना इस एरिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली सुन्नी पॉपुलेशन है। क्या है? सुन्नी पॉपुलेशन है। तो इसकी वजह से वो सब एक हो गए, और एक होने के बाद जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट पे क्या हुआ, गोलियां चलाई गई, जिसमें कम से कम टू जो पीपल थे वो मारे भी गए। तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट और बढ़ गया, अच्छा खासा ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। तो दैट इज द थिंग हैपेंड हियर कि अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया बराबर, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि अब कुछ लोग जो गवर्नमेंट में ही थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट में ही थे, दैट मींस दे वर द पार्ट ऑफ बशर अल असद गवर्नमेंट ओनली, जो आर्मी में ही थे, दे स्टार्ट फीलिंग दैट कि दिस इज रॉन्ग, बेसिकली क्या है, ये गलत है, ये गलत किया गया है। तो इसके चक्कर क्या हुआ, कुछ लोग गवर्नमेंट साइड से, जैसे जो आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, और जो फॉर एग्जाम्पल बशर अल असद के साथ काम कर रहे थे, दे एक्चुअली ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द बशर अल असद, और उन्होंने एक नया फोर्स बनाया अगेंस्ट बशर अल असद, अगेंस्ट बशर, और वो नया जो फोर्स बनाया था उसको जो नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी, उसको क्या नाम दिया गया, दे हैव गिवन द नेम, उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज फ्री सीरियन आर्मी, ये नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी। सो दिस रिबेल ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ये क्या था, ये रिबेल ग्रुप था, और ये रिबेल ग्रुप कहां से आया था, ये वाज कमिंग फ्रॉम द बशर अल असद गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि क्या होता है ना, गवर्नमेंट में सारे लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना कि जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे जो लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। तो उसी के जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे होके, पहले उन्होंने 1000 लोगों का ग्रुप बनाया था, उसके बाद उन्होंने अगेन 100 से स्टार्ट किए थे वो लोग ग्रुप बनाना। इवन हमने एक बार कई ऐसी जगह पढ़ा भी जहाँ पे 15 से ग्रुप बनाए थे, मतलब पहले कुछ ग्रुप थे 15 के, फिर 100 के, फिर 1000 के, ऐसा करके उन्होंने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी, करेक्ट है। सो द थिंग वाज दिस कि आप सोच सकते हो कि आप इसका, जैसे कि व्हेन ब्रिटिश वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग इंडिया, सो यू कैन ड्रॉ ए पैरेलल टू द कॉलोनियल एरा क्रैकडाउन इन इंडिया, कि वहाँ पे ब्रिटिश जो ब्रुटैलिटी थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, तो उस समय भी बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स अपने आए, और फॉर एग्जांपल जो भी डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स अपने आए, वो उनकी जैसे उसी प्रकार से यहाँ पे भी फ्री सीरियन आर्मी नाम से एक रिबेल क्रिएट हो गया, करेक्ट है। अब ये फ्री सीरियन आर्मी ये कहाँ पे वर्क कर रहा था, अगर अब आप इफ यू सी द मैप ऑफ सीरिया, इफ यू चेक दिस मैप ऑफ सीरिया, तो यहाँ पे एक चीज आपको हम बताते हैं, यहाँ पे इफ यू रिमूव ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट, तो जो ये पर्टिकुलर एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एरिया, आपको हम बता रहे हैं ना, जो ये पर्टिकुलर एरिया है, जस्ट 1 मिनट, ये जो एरिया, ये इंटायर एरिया में क्या था, जो सीरियन जो गवर्नमेंट थी, बशर अल असद की गवर्नमेंट, वो पूरा कंट्रोल कर रही थी, और जो फ्री सीरियन आर्मी थी वो यहाँ पे जाके कंट्रोल करना शुरू की नॉर्थ से, क्योंकि डेमास्कस कैपिटल यहाँ पे है, तो बशर अल असद के लिए यहाँ तक आना मुश्किल था, बट ही वाज कंट्रोलिंग दिस वास्ट एरिया, ही वाज कंट्रोलिंग। तो जो फ्री सीरियन आर्मी थी वो इस एरिया में आके कंट्रोल पहले अपना शुरू कर दी, फ्री सीरियन आर्मी। अब जब इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल शुरू किया, किसने किया, सीरियन, क्या नाम था उसका, फ्री सीरियन आर्मी, तो एक ग्रुप आपको मिल गया ये। उसके बाद क्या हुआ, ISIS था एक, जिसको बोलते हैं इन दिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक जो था वो भी इसमें इंटर हो गया। क्यों इंटर हो गया, क्योंकि उसको लगता था सुन्नी पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, सुन्नी पॉपुलेशन को अपने अपने लिए कर लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट टू टेक दिस फॉर एग्जाम्पल इमोशनल मूवमेंट और रिलीजियस उसको प्रोटेस्ट बनाने के चक्कर में ISI भी इसमें इंक्लूड हो गया, और यहीं पे ISI ने हैड चेंज इट्स नेम, इसका नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, और इसने अपना नाम चेंज कर लिया और कर लिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और यहीं से ये नाम आया ISIS। क्या नाम आया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जब ये सीरिया में इंक्लूड हो गया, और इसने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सी, इनको ऐसा नहीं था कि दे शुड सपोर्ट, अब लेकिन दे वर नॉट दैट पावरफुल, इनको वेपन्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट दे नीडेड बेसिकली ए सपोर्ट,
और वो सपोर्ट कहाँ से मिला उनको, ISIS से मिलना शुरू हो गया। इतना चीज क्लियर हुआ। तो सेकेंड ग्रुप यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद हम आपको एक चीज और बता दें यहाँ पे, वन थिंग मोर, कि अगर आप एक चीज गौर करो, जो ये एरिया है फॉर एग्जांपल, इस एरिया में यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और जो बाउंड्री एरिया है ये टर्की है आपका, ये टर्की है। टर्की में क्या है कि कुछ एरिया ऐसा है टर्की में, ये वो एरिया जहाँ पे कुर्द्स रहते हैं, क्या रहते हैं, कुर्द्स। और वो कुर्द्स यहाँ पे भी रहते हैं, लाइक इस बॉर्डर एरिया में भी, जो सीरिया के बॉर्डर है, मतलब सीरिया और टर्की का जो बॉर्डर एरिया है ये पूरा, यहाँ पे कौन पॉपुलेशन रहता है, कुर्द्स रहते हैं, करेक्ट है, कुर्दिश फोर्सेस। और ये कुर्दिश फोर्सेस बहुत बार दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट, दे वांट टू क्रिएट ए इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसको हम बोलते हैं कुर्दिस्तान, जिसको वो नाम दिए कुर्दिस्तान। तो टर्की में तो वो उतना कुछ खास कर नहीं पाए, बिकॉज टर्की गवर्नमेंट यूज्ड टू कंट्रोल देम। तो वो लोग क्या किया, उनको एक मौका मिल गया कि इन दिस टेरिटोरी, जो सीरिया की नॉर्दर्न जो टेरिटोरी है, यहाँ पे जो सीरियन गवर्नमेंट है, दैट इज बशर अल असद गवर्नमेंट है, दे हैव नो कंट्रोल, सो राइज ऑफ कुर्दिश आल्सो हैपेंड। दिस इज अनदर रिबेल ग्रुप। तो वन टू थर्ड पार्टी जो इस लड़ाई में आ गई, वो थर्ड पार्टी थी आपकी कुर्द्स, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इतना जीत लेंगे तो बाद में हम ये भी कवर कर लेंगे। तो राइज ऑफ कुर्दिश, सो दे एक्चुअली फॉट फॉर द ऑटोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया पार्ट। किस पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया पार्ट में कुर्द भी आ गए। तो अभी आपको पता चल गया कि फ्री सीरियन आर्मी भी आ गया, ISIS भी आ गया, एंड कुर्द भी आ गया। उसी के साथ साथ एक और एरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो, इस एरिया में एक और ग्रुप जो इन्वॉल्व था, जिसको, जो पहले फॉर एग्जांपल अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ जुड़ा हुआ था, अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल अल नुसरा, जो करेक्ट है। यहाँ पे एक और ग्रुप था अल नुसरा, उस ग्रुप का नाम था अल नुसरा बेसिकली। और ये किसके, कहाँ से आया था, ये ब्रांच थी बेसिकली अल कायदा की, ये ब्रांच थी किसकी, अल कायदा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल कायदा के अगेंस्ट USA था, तो उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा। सो अल नुसरा से उन्होंने हटके एक और नया नेम ले लिया था, जिसको लीड कर रहे थे बेसिकली अबू मोहम्मद अल जुलानी। कौन लीड कर रहे थे, लीड करने वाले पर्सन था अबू मोहम्मद अल जुलानी। इस पे ऑलरेडी लीगेसी IAS के यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, हु वाज दिस पर्सन, अबू मोहम्मद अल जुलानी। इन्होंने भी एक स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं हिट्स बेसिकली। तो वो क्या था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड हियर इज वन मोर ग्रुप केम इनटू पिक्चर एंड दैट वाज दिस हयात ताहिर अल शाम, नाम था उस ग्रुप का। इसी का नाम चेंज हो गया और उसका नाम बन गया अभी हयात, क्या नाम बन गया, हयात ताहिर अल शाम, हयात ताहिर अल शाम। और ये जो ग्रुप था इसको लीड कौन कर रहे थे, अबू मोहम्मद अल जुलानी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अब हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट फॉर्म इसका बोले HTS, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगा HTS। और ये जो ग्रुप है HTS दैट वाज कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। तो एक और ग्रुप आ गया आपके पास HTS, दैट इज हयात ताहिर अल शाम, एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम अल नुसरा एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ अल कायदा ओनली। ठीक है, तो ये थर्ड और पार्टी इसमें घुस गई, HTS हयात ताहिर अल शाम। तो अभी डिफरेंट रिबेल ग्रुप के नाम हमने बता दिए। एक था फ्री सीरियन आर्मी। सो फ्री सीरियन आर्मी कौन था, ये सीरिया के ही लोग थे, करेक्ट है, एंड वो गवर्नमेंट के हिस्सा थे। बाद में वो गवर्नमेंट से अलग हो गए और वो जो जो बशर अल असद की जो आर्मी थी उसके अगेंस्ट उनको लड़ना था, तो उसको बोलते हैं फ्री सीरियन आर्मी। उसके बाद ISI आ गया, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, उसने नाम चेंज कर लिया ISIS टू सपोर्ट फ्री सीरियन आर्मी। एंड उसके बाद एक HTS आ गया जो अल नुसरा था, उसके बाद उसने नाम चेंज करके हयात ताहिर अल शाम कर लिया, एंड इट वाज लीड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब आप बोलोगे कि चलो ये तो सही है, लेकिन फॉरेन इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया, ये तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल दिस इज क्लियर। अभी अगर हम आपको देखें, फ्री सीरियन आर्मी एक आ गया। अभी आपके पास जो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप आ गए हैं, यू गॉट फ्री सीरियन आर्मी एक, सेकेंड यू गॉट ISIS एक, एंड थर्ड यू गॉट बेसिकली HTS ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एंड फोर्थ आपके पास है कुर्द। अभी जो कुर्द से बेसिकली दे वर फाइटिंग विथ अगेंस्ट ISIS ऑल्सो। जो वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे,
ISIS के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे थे, और ये भाई साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे? सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हो? अभी इसमें क्या हुआ, जब कुर्द ISIS के अगेंस्ट थे, यूएसए किसके अगेंस्ट था? तो यूएसए बेसिकली अगेंस्ट था किसके? ISIS के अगेंस्ट था यूएसए डेफिनेटली, क्योंकि ISIS के जो लोग थे आपने देखा होगा कई वीडियो में, इराक से वो अमेरिकन को कैप्चर कर लेते थे, उनको कैपिटल पनिशमेंट दे देते थे, लाइक वो चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई पर्सन हो तो वो किडनैप कर लेते। तो इसके लिए यूएसए इसके अगेंस्ट था। अब सिंस कुर्द इसके अगेंस्ट था तो यूएसए स्टार्ट सपोर्टिंग कुर्द से बेसिकली है। यूएसए किसको सपोर्ट करेगा? कुर्द से। तो यूएसए यहाँ पे एंटर कर गया इसमें। तो जो फॉरेन जो गवर्नमेंट थी उसमें पहला नाम आ गया आपका यूएसए का, जो इंटर कर गया। आप बोलोगे ठीक है यूएसए तो इंटर कर गया, सेकंड जो इंटर किया आपका वो किया ईरान। ईरान क्यों इंटर किया? क्योंकि ईरान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, जो आप देखो मेजोरिटी पॉपुलेशन दैट इज सिया। मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है? सिया है ईरान की। और जो बशर अल असद है पर्सन, जो हेड ऑफ सीरिया गवर्नमेंट थे बशर अल असद, अगर इनको देखो ही ऑल्सो शिया ओनली। तो इसीलिए ईरान वांटेड दैट कि दिस सुन्नी पॉपुलेशन जो सीरिया है इट शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ शिया पर्सन ओनली। अगर ये सुन्नी के कंट्रोल में आ गया तो एक और उसके हाथ से इंटर कंट्री चला जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ईरान वाज सपोर्टिंग बशर अल असद। इतना आपका सेकंड पता चल गया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, अगर थर्ड की बात करो अब लेबनान। सो लेबनान में हिजबुल्लाह की बात करो तो हिजबुल्लाह बेसिकली मिलिशिया ग्रुप है फ्रॉम द लेबनान, और दे आल्सो सपोर्टिंग बेसिकली बशर अल असद बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज ऑफ सिया। इतना चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट इज, अब जो यूएसए जो था यूएसए वाज सपोर्टिंग कुर्द्स, यूएसए वाज सपोर्टिंग द कुर्द्स। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए वाज अगेंस्ट द बशर अल असद। यूएसए वाज नॉट रेडी कि बशर अल असद शुड कंटिन्यू। तो इसीलिए फोर्थ जो आ गया वो रसिया आ गया। सो रसिया आल्सो स्टार्ट सप्लाइंग द वेपन्स टू बशर अल असद टू काउंटर यूएसए, क्योंकि अगर बशर अल असद गए यहाँ से तो क्या होगा, जो भी न्यू गवर्नमेंट इसमें सीरिया में आएगी दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ओनली। तो रसिया विल होल्ड इट्स बार्गेनिंग पावर। अब बिकॉज ऑफ दैट रसिया आल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग द बशर अल असद। सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर आपको फिर से एक पिक्चर आपको दिखा दे कितने लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो फ्री सीरियन आर्मी एक इन्वॉल्व है, ISIS इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व है आपका कुर्द्स इन्वॉल्व है, एंड HTS इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या है, कुर्द के साथ आपके यूएसए लग गया यहाँ पे, ठीक है, कुर्द के साथ। और फॉर एग्जाम्पल और अनदर पार्टी है कौन सी, बशर अल असद दिस। और इनके साथ कौन आ गया अभी, इनके साथ ईरान आ गया, इनके साथ आपका रसिया आ गया, अभी इनके साथ आपका हिजबुल्लाह आ गया, करेक्ट। ये इनको सपोर्ट करने लगे, और जो यूएसए था यूएसए इसको सपोर्ट करने लगा। तो दिस इज द पिक्चर दैट यू गॉट नाउ कि कितने रिबेल ग्रुप थे। तो अगर आप देखो जो ये है और ये किसके अगेंस्ट थे, दीज वर अगेंस्ट ऑफ दिस ओनली, दे वर अगेंस्ट ऑफ दिस ओनली, करेक्ट है कि नहीं। और जो 3 ये हैं दे वर सपोर्टिंग बशर अल असद। इतना चीज क्लियर हुआ सबको, इतना चीज। तो दैट इज हाउ दिस सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड। सो 2011 में ये सारी सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी रिगार्डिंग दिस। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये फॉर एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग आया, ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग दे वांट टू कंट्रोल सीरियन पॉपुलेशन, सीरियन सिविलियंस। तो उसी में क्या हुआ कि मैंने बोला ना, जो बच्चों को जो 15 स्टूडेंट्स थे, जो चाइल्ड थे, उनके पास जो उनका जो ब्रूटल टॉर्चर किया था सीरियन आर्मी ने, ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज कि जो सीरियन की जो आर्मी थी इनके पास कौन सी थी, इनके पास आर्मी इसको बोलते हैं NDF, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स, ये थी आर्मी का नेम, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स। तो इनके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट चल रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड इन 2013 में एक इंसिडेंट हुआ था, हम आपको बताते हैं दैट इंसिडेंट कि इसी को सब कंट्रोल करते करते क्या हुआ, एक 2013 में वन इंसिडेंट हैपेंड इन वन पर्टिकुलर एरिया एंड दैट इज घौटा। द नेम वाज द प्लेस घौटा वेयर वन गैस वाज यूज, सरीन गैस, इसको बोलते हैं केमिकल वेपन, केमिकल वेपन वाज यूज्ड इन द सीरिया।
और ये केमिकल वेपन आप कभी वॉर में यूज नहीं कर सकते हो. देयर इज ए ट्रीटी, द ट्रीटी वाज साइंड बाय अराउंड 193 कंट्रीज, but Syria has not signed that treaty. India also had signed the treaty that India is not going to use chemical weapon in any of the war. So यहाँ पे 2013 में this has happened where actually so international condemnation हुआ, United Nation में condemned हुआ about this chemical weapon attack. But हर समय क्या हुआ था कि इनको रसिया एंड चाइना बचा लेते थे. कौन बचा लेते थे? रसिया एंड चाइना. दे यूज टू यूज वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि जो सीरिया था वो बच जाता था. इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें कि यूनाइटेड नेशन का जो फॉर एग्जांपल रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज उसको रैंसम कर सकते हैं, जैसे रसिया एंड चाइना. दे वर कंप्लीटली यूजिंग दैट वीटो पावर एंड दे वर बेसिकली प्रोटेक्टिंग द सीरियन गवर्नमेंट. अगर ये प्रोटेक्ट नहीं किए होते देन लॉट ऑफ फॉर एग्जांपल सैंक्शंस लग जाता सीरिया के ऊपर. तो सीरिया के जो हेड थे दैट इज बशर अल असद, उनको अंडर प्रेशर में क्या होता कि इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज रसिया ने 7 टाइम्स वीटो पावर यूज किया था, चाइना ने भी वीटो पावर यूज किया था टू प्रोटेक्ट द सीरियन गवर्नमेंट. तो ये तो इसके बाद क्या हुआ? सो आफ्टर दैट अब इसके बाद क्या होगा सिचुएशन? सो सीरिया बेसिकली रिमेन्स डिवाइडेड बेसिकली अमोंग द असद रिजम्स. एक साइड रिबेल्स, अनदर साइड कुर्द्स, अदर साइड ISIS, अदर साइड, ऐसा पूरा एकदम बट गया था. तो इसके बाद क्या हुआ कि 2013 के बाद ऐसा चलता रहा एंड दिस इज हाउ दिस बशर अल असद ही वाज कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट. लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि हाउ सीरियन रिबेल्स एडवांस्ड फ्रॉम द नॉर्थ एरिया कंट्रोल्ड बाय लिटेंट ग्रुप हयात ताहिर अल शाम HTS. हमने आपको इसके बारे में बताया भी था कि हाउ दे आर एबल टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर एरिया. तो देखो अक्टूबर 2024 की हम बात करें यहाँ पे, ये हमने BBC का एक स्क्रीनशॉट लिया है. तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2024 में HTS होल्ड्स ए स्मॉल एरिया नियर सीरिया बॉर्डर विथ टर्की. इस एरिया में बताया था कि इस एरिया में जो इदलिब एरिया यहाँ तक उनके पास कंट्रोल था. लेकिन आप जैसे ही 3 दिसंबर की बात करोगे इट टेक्स अलिप्पो इन ए फ्यू डेज एंड देन एडवांस साउथ में चले गए. यहाँ पे गए और साउथ में आ गए. साउथ में आपका डेमास्कस मिलेगा. तो जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे देखो 5 दिसंबर में आफ्टर टेकिंग हामा HTS हेड्स टुवर्ड द सिटी ऑफ होम्स. हामा के बाद वो होम्स में भी चले गए एंड 7 दिसंबर द ग्रुप कैप्चर होम्स एंड कंटिन्यू पुश टू द डमास्कस. और वो आके आते कहाँ पे? डमास्कस तक पहुंच गए. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कि यहाँ पे देखो 8 दिसंबर को क्या हुआ? अपोजिशन फोर्सेस क्लेम हिस्टोरिक विक्ट्री. अपोजिशन फोर्सेस कौन है? वो रेबेल ग्रुप्स जो HTS का हम नाम लेते हैं, उन्होंने डमास्कस को भी कैप्चर कर लिया. रिबेल्स टेक्स डमास्कस एंड रेजिम फोर्स सरेंडर. रेजिम फोर्स क्या हुआ? उन्होंने सरेंडर कर दिया. तो इतनी जल्दी इतना स्विफ्ट मूवमेंट हुआ है HTS ग्रुप का. ओके एंड उनके पास इतने बड़े वेपन्स भी नहीं थे जिसकी वजह से दे वर एबल टू कंट्रोल. अब हम बताएंगे ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी फास्ट मूवमेंट करके दे आर एबल टू कैप्चर दिस डमास्कस फ्रॉम द फॉर एग्जांपल अलेप्पो. वी विल कवर दैट लेटर. सो अगर हम बात करें हु कंट्रोल्स सीरिया बेसिकली, अगर हम सीरिया का मैप देखोगे तो आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि दिस पर्टिकुलर एरिया जो है ये पर्टिकुलर एरिया ये टर्किश बैक्ड सीरियन रिबेल्स एंड टर्किश मिलिट्री उनके अंडर में आता है. ठीक है. उसके बाद जो ये पूरा एरिया है ये कुर्द से के कंट्रोल में आता है. किसके? जो कुर्द से के, जो कि कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं. और ये यहाँ पे क्या हुआ? टर्की ने एक बफर जोन क्रिएट कर लिया है क्योंकि टर्की ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट इट्स ओन बाउंड्री. तो यहाँ पे टर्की आर्मी के अंडर चला जाएगा. उसके बाद अगर आप देखो जो ये एरिया पूरा ये एरिया ये किसके कंट्रोल में था अर्लियर? दिस एरिया वाज कंट्रोल अंडर HTS के अंडर हयात अल ओके जो हमने बताया था ताहिर अल शाम के उसके अंडर था. उसके बाद जो इंटायर जो ये एरिया था ये दे इंटायरली वाज प्रीवियसली हेल्ड बाय द सीरियन गवर्नमेंट और इसी को कंट्रोल कर लिया बाय दिस HTS ग्रुप ने. ठीक है. अब आपको हम बात बताते हैं कि कैसे इतना स्विफ्ट मूवमेंट हुआ एंड जो आउटसाइडर आपके सपोर्ट थे आपके पास, जैसे आपके पास सपोर्ट था रसिया से. ओके आपके पास सपोर्ट था बेसिकली हिजबुल्ला से. ओके एंड आपके पास सपोर्ट था कहाँ से? ईरान से. तो ये सब कहाँ चले गए सब लोग? देखो रसिया जो है ना अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है. रसिया जो है यूक्रेन में अभी भी फंसा हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट
फॉर एग्जाम्पल आने वाली है फॉर एग्जाम्पल। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के बाद रसिया को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप कैन टेक ए वेरी हार्श डिसीजन, जिसकी वजह से रसिया ने अपना पूरा फोकस यूक्रेन में कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट रसिया वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट हेल्प विच इट यूज्ड टू एक्चुअली हेल्प द सीरियन गवर्नमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ से उसको कट मिल गया, यहाँ से सीरिया वाज नॉट गेटिंग ए प्रॉपर सपोर्ट जो अर्लियर उसको मिलता था रसिया से, वो चला गया। हिजबुल्लाह की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि इजराइल से पंगा ले लिया था, और इजराइल ने लेबनान में बहुत सारा अटैक मारे। जैसे आपने सुना होगा पेजर जो एक्सप्लोजन हुआ था, इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और इनके हिजबुल्लाह के जो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे वो मारे गए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़ गया। और अब हिजबुल्लाह का उतना पकड़ नहीं था कि वो सीरिया में कंट्रोल कर सके। ईरान की बात करें तो ईरान में भी फॉर एग्जाम्पल इजराइल की तरफ से बहुत सारे अटैक हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट ईरान ने एक अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का एक फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बनाया, लेकिन ईरान ने भी उतने फोर्सफुल से इजराइल को अटैक मतलब बराबरी से अटैक नहीं कर पाए, और ईरान भी थोड़ा कमजोर पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस हार्ड लाइन दैट इज गिवन बाय दिस फॉर एग्जाम्पल इजराइल। और अभी ट्रंप आ गए तो ट्रंप फिर भी ट्रंप का जो सिचुएशन होता है उनका भी हार्ड लाइनर ही है, इसलिए ईरान भी शांत हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट जो आउटसाइड जो 3 कंट्री से सपोर्ट मिल रहा था, किसको मिल रहा था सपोर्ट? दैट दे वर गेटिंग फ्रॉम रसिया, हिजबुल्लाह एंड ईरान, तीनों जगह सपोर्ट कट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिबेल को मौका मिल गया, एंड दीज रिबेल्स हैव ओवरपावर्ड बेसिकली इंटायर सीरिया। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ना हु कंट्रोल सीरिया। अब देखो अगर आप नवंबर 27 का मैप देते हैं तो नवंबर 27 के मैप में आप देखोगे जो रेड से आपको एरिया दिख रहा है, रेड से ये पूरा सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ओके, सो जो बशर अल असद के जो फॉलोअर्स थे वो कंट्रोल इस एरिया को करते थे। और वहीं पे फॉर एग्जांपल जो ये एरिया है, यहाँ पे यूएस के जो यूएस सपोर्टेड रिबेल ग्रुप्स थे, यहाँ पे पूरे कुर्द के लोग थे, फ्री सीरियन आर्मी के लोग थे, यहाँ पे एचटीएस थे। दिस वाज द मैप ऑफ सीरिया ऑन 27 ऑफ नवंबर। वहीं 8 दिसंबर को हम देख लो कि जो पूरा मैप लगभग के देखो, यहाँ पे जो कुर्दिश ये यहाँ पे आ गए, रिबेल जो एचटीएस ग्रुप था उन्होंने पूरा यहाँ पे कंट्रोल मार दिया है। तो देखो 27 नवंबर से 28 दिसंबर, दैट मीन्स 8 3 11 अराउंड 11-12 डेज में, दैट मीन्स ऑन 2 वीक्स टाइम में पूरा मैप चेंज हो गया सीरिया का। तो ये आप समझ सकते हो कि पूरा मैप ही चेंज कर दिया सीरिया का इतने टाइम में। So this is the situation actually right now. This is right now of the Syria and this is earlier. और कितना स्विफ्टली ये सब चेंज हुआ। लेकिन ये जो पूरा कांड हुआ है फ्रॉम 2011 से आप ले लो टिल 2024 तक, जहाँ पे बशर अल असद अभी छोड़ के चले गए, अब तक लगभग फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी अराउंड 6 लाख इंडिविजुअल्स दे लॉस्ट लाइफ, सिविलियंस की लाइफ चली गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुके हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स दे आर नॉट अवेलेबल, poverty, hunger that is at the highest level. So situation in the Syria is not good basically. So humanitarian crises are going on in the Syria. तो अगर हम आपको एक और मैप दिखा दें यहाँ पे, तो ये पूरा सीरिया का मैप जो उसके आजू बाजू जो कंट्री थे वो हमने दिखा दिया आपको। तो दिस इज द एक्चुअली चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन जस्ट 2 वीक्स, 27 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक। एंड आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ एक्चुअली दिस थिंग चेंज कंप्लीटली इन द 2 वीक्स। तो दिस इज बेसिकली क्या था यहाँ पे, रोल ऑफ बेसिकली एक सेक्टरियनिज्म का था, अथॉरिटेरियनिज्म का था, एंड फॉरेन इंटरफेरेंस दैट वर्सन द क्राइसिस। तो किस किस की वजह से ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया? सेक्टरियनिज्म क्या था यहाँ पे, सिया वर्सेस सुन्नी का इशू था। अथॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब था कि जो बशर अल असद, उनके जो फादर जो वालिद साहब थे दैट इज हाफिज अल असद, उनकी जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी, वन पार्टी सिस्टम था, अनडेमोक्रेटिक नेचर था, वो एक रीजन बना। उसके बाद फॉरेन इंटरफेरेंस जैसे रसिया, ईरान, लेबनान, और उनकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई। सो दिस बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। तो दैट इज द रीजन इज, सो सीरिया बेसिकली टीचेस अस दैट व्हेन पावर इज कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू हैंड, आप समझना कि सीरिया टीचेस अस दैट व्हेन पावर इज concentrated in a few and people's voice are suppressed, even a small spark can ignite a devastating fire. That is my last or end
कोट एक्चुअली फॉर यू। तो आपने देखा था जो मुवैया नाम का एक स्टूडेंट था, 14 साल का लड़का, उसने स्कूल की एक दीवार पे सिर्फ इतना लिख दिया था, इट्स योर टर्न डॉक्टर, एंड दैट वाज द स्पार्क, बिकॉज कॉकटेल वाज ऑलरेडी prepared in the form of economic slowdown and Arab Spring. And that is how this entire Bashar al-Assad long government from 2000 till 2021, 24 years and 30 years of his father, that was going to end actually here in Syria. So this was the episode on Syria. I hope you like it. Share with other of your friends so that they also can get some information about it. Thank you. All the best.